अच्छा, 1 मिनट के लिए सोचिए। रात का सन्नाटा है। आप एक सुनसान सड़क पर बिल्कुल अकेले चल रहे हैं। दूर दूर तक कोई नहीं, सिर्फ दोनों तरफ फैले हुए खेत और हवा की एक अजीब सी सरसराहट। ऐसी जगहों पर हमारा दिमाग हर छोटी से छोटी आहट को, हर परछाई को मतलब कुछ ज्यादा ही महसूस करने लगता है ना। ऐसा लगता है जैसे सन्नाटा खुद कुछ सुनने की कोशिश कर रहा हो। आज हमारे हाथ जो स्रोत लगा है वो इसी गहरे आदिम एहसास पर बनी एक कहानी है। शीर्षक है सुनसान सड़क पर सफेद आंखों वाली बुढ़िया का भूत। ये एक छोटी सी कहानी है, लेकिन इसका असर असर बहुत गहरा है। आज हम सिर्फ ये नहीं देखेंगे कि कहानी में क्या होता है, बल्कि हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि डर असल में रहता कहाँ है, उस सुनसान सड़क पर या फिर हमारे अपने दिमाग के अंधेरे कोनों में। ये एक बहुत बहुत दिलचस्प सवाल है, क्योंकि ये कहानी डर के मनोविज्ञान का एक बेहतरीन केस स्टडी है। अगर हम देखें तो लोक कथाओं और डरावनी कहानियों की सबसे बड़ी खूबी यही है कि वो हमें डराती नहीं है, बल्कि हमारे अंदर जो डर पहले से मौजूद है उसे बाहर निकालती है। ये कहानी हमें ये परखने का मौका देती है कि एक इंसान के डर की पूरी यात्रा कैसी होती है, मतलब एक अस्पष्ट बेचैनी से लेकर एक साक्षात खौफ तक। चलिए फिर इस यात्रा पर चलते हैं। कहानी के किरदारों और माहौल से शुरू करते हैं। तो हमारा मुख्य किरदार है राजन, जो रात के 12:30 बजे अपने गांव वापस जा रहा है। कहानी की सेटिंग बहुत साफ है। एक सुनसान सड़क जिसके दोनों तरफ सिर्फ खेत हैं, कोई रोशनी नहीं, कोई घर नहीं, मतलब मदद की कोई गुंजाइश ही नहीं है, पूरी तरह से अलगाव। और यहीं से डर की बुनियाद रखी जाती है, एक बाहरी चीज से। माहौल कहानी का पहला किरदार है। मनोविज्ञान में एक चीज होती है जिसे थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम कहते हैं। हमारा दिमाग हमेशा खतरों के लिए स्कैन करता रहता है। जब हम एक सुरक्षित जानी पहचानी जगह पे होते हैं तो ये सिस्टम शांत रहता है। लेकिन जब आप राजन की तरह एक सुनसान अंधेरी जगह पर अकेले होते हैं तो ये सिस्टम ओवरड्राइव में चला जाता है। आपकी सांसें तेज हो जाती हैं, सुनने की क्षमता बढ़ जाती है, आप खतरे की उम्मीद करने लगते हैं। तो आप ये कह रही हैं कि कहानी में कुछ भी डरावना होने से पहले ही हमारा दिमाग डर पैदा करने के लिए तैयार हो जाता है, मतलब डर का बीज माहौल ही बो देता है। राजन डरा हुआ है इसलिए नहीं कि कुछ हुआ है, बल्कि इसलिए कि कुछ भी हो सकता है। वो एक खाली कैनवस है जिस पर डर अपनी तस्वीर बनाने वाला है। बिल्कुल, कहानीकार ने जानबूझकर एक ऐसी स्थिति बनाई है जहां किरदार और जो सुनने वाला है दोनों ही मनोवैज्ञानिक रूप से कमजोर महसूस करते हैं। ये बाहरी माहौल सीधे हमारे अंदरूनी डर को उकसाता है। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि डर की शुरुआत किसी भूत या प्रेत से नहीं होती है, बल्कि इंसान के सबसे बुनियादी डर से होती है, अकेले रह जाने का डर। और इसी तैयार हो चुके मंच पर डर की पहली आहट सुनाई देती है। ये वो हिस्सा है जहां मेरे लिए कहानी असल में शुरू होती है। राजन को अपने पीछे किसी के चलने की आवाज सुनाई देती है। उसने पलटकर देखा, कोई नहीं था। ये तो दिमाग को उलझा देता है। पर फिर और भी डरावनी बात होती है। कदमों की आवाज और तेज हो जाती है। अब वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो एक पीछा करने वाली आवाज है। हाँ, और यहाँ कहानी एक बहुत ही महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिक मोड़ लेती है। एक अनदेखा खतरा एक देखे हुए खतरे से वही ज्यादा खौफनाक होता है। बिल्कुल। अगर राजन को कोई डाकू या कोई जानवर दिखाई देता तो उसका दिमाग एक समाधान खोजने की कोशिश करता, लड़ना है या भागना है। लेकिन जब खतरे का कोई रूप ही ना हो, सिर्फ आवाज हो, तो दिमाग उस खाली जगह को अपनी सबसे बुरी कल्पनाओं से भर देता है। तो यहाँ फिर वही सवाल उठता है, क्या यह आवाज सच में थी या राजन का अकेलापन और उसके दिमाग का वो थ्रेट डिटेक्शन सिस्टम इतना हावी हो गया था कि उसके दिमाग ने खुद ही आवाज बना ली। जैसे कभी कभी हमें अंधेरे कमरे में किसी के होने का एहसास होता है। ये कहानी की सबसे बड़ी खूबी है कि वो इस सवाल का जवाब नहीं देती। दोनों ही संभावनाएं डरावनी हैं। अगर आवाज असली है तो इसका मतलब है कि कोई ऐसी चीज उसका पीछा कर रही है जो भौतिक नियमों को नहीं मानती, जो अदृश्य है। और अगर आवाज उसके दिमाग की उपज है तो इसका मतलब है कि उसका अपना मन ही उसका दुश्मन बन गया है। डर इतना हावी हो गया है कि वो असलियत को तोड़ मरोड़ रहा है। दोनों ही स्थितियों में राजन का अपनी असलियत पर से नियंत्रण खत्म हो रहा है। और जाहिर सी बात है, जब नियंत्रण खत्म होता है तो इंसान एक ही काम करता है, भागना। राजन डर कर दौड़ने लगता है और कहानी का ये हिस्सा मुझे सबसे ज्यादा परेशान करता है। जब वो दौड़ता है तो कदमों की आवाज भी उसके साथ साथ तेज हो जाती है। आप जिससे भाग रहे हैं वो आपकी ही रफ्तार से चल रहा है, आप उससे दूर नहीं जा सकते।
ये असहायता की भावना को चरम पर ले जाता है। ये सिर्फ पीछे किया जाना नहीं है, ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक खेल है। ऐसा लगता है जैसे वो चीज़ कह रही हो तुम कहीं नहीं जा सकते। यहाँ पर डर सिर्फ बाहर ही नहीं रह गया है, ये एक रिश्ता बन गया है, पीछा करने वाले और पीछा किए जाने वाले के बीच का एक अजीब सा रिश्ता। और इस भाग दौड़ और मानसिक तनाव के बाद कहानी उस बिंदु पर पहुंचती है जहां डर अब सिर्फ एक आवाज नहीं रहता, उसे एक चेहरा मिल जाता है। जब राजन दौड़ते हुए गांव के मोड़ पर पहुंचता है तो उसे रास्ते के बीच में एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखाई देती है। अचानक सन्नाटे का डर, आवाज का डर एक साक्षात दिखने वाले डर में बदल जाता है। और उस औरत का जो विवरण है, एक ही लाइनें लेकिन वो दिमाग में छप जाती है। कहानी कहती है उसकी आंखें बिल्कुल सफेद थी और वो बिना पलक झपकाए राजन को घूर रही थी। जब मैंने ये लाइन पढ़ी मेरे तो सच में रोंगटे खड़े हो गए। पता नहीं क्यों, पर सफेद आंखों का ख्याल ही बहुत परेशान करने वाला है। ऐसा क्यों है? क्या इसमें कोई आदिम डर छुपा है? इसमें निश्चित रूप से एक आदिम डर है। आंखें आत्मा का आईना कही जाती हैं। हम किसी की आंखों में देखकर उसके इरादे, उसकी भावनाएं समझने की कोशिश करते हैं। सफेद आंखों में कोई पुतली नहीं होती, कोई गहराई नहीं होती, कोई भाव नहीं होता। वो आंखें देख तो रही हैं, लेकिन उनके पीछे कोई नहीं है। वो एक इंसानी शरीर में कुछ अमानवीय होने का संकेत है। ये हमें अनकानी वैली के एहसास के बहुत करीब ले जाता है, जहां कोई चीज इंसान जैसी दिखती तो है पर पूरी तरह से इंसान नहीं है। हाँ, ये बात सही है। एग्जैक्टली। और यही चीज उसे बहुत ज्यादा डरावना बना देती है। सही बात है। ये मुझे उस एहसास की याद दिलाता है जब आप किसी जानवर को अंधेरे में घूरते हुए देखते हैं। वो भी पलक नहीं झपकाते और आपको तुरंत लगता है कि यहाँ कुछ गड़बड़ है। एक शिकारी का घूरना। बिल्कुल वही बात है। बिना पलक झपकाए घूरना एक शिकारी का लक्षण है। ये एक जैविक संकेत है कि आप पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है, आप शिकार हैं। तो यहाँ कहानीकार ने दो बहुत शक्तिशाली तत्वों को मिला दिया है, अमानवीय आंखें और शिकारी का घूरना। जो डर पहले सिर्फ एक आवाज था जो हमारे पीछे था, अब वो हमारे सामने खड़ा है, हमें देख रहा है और हमें जज कर रहा है। ये डर के बाहरी होने का सबसे मजबूत सबूत लगता है। और इस खौफनाक मंजर के बाद राजन चीखते हुए भाग जाता है। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती, जो मुझे बहुत दिलचस्प लगता है। अगले दिन जब वो शायद खुद को समझाने की कोशिश कर रहा होगा कि ये सब उसका वहम था, उसे गांव वालों से उस घटना का एक स्पष्टीकरण मिलता है। और यह स्पष्टीकरण कहानी को एक व्यक्तिगत डर से उठाकर एक सामुदायिक लोक कथा के स्तर पर ले जाता है। हाँ, गांव वाले उसे बताते हैं कि उस रास्ते पर 20 साल पहले एक औरत की मौत हुई थी और उसकी आत्मा आज भी वहीं भटकती है। लेकिन वो आत्मा हर किसी को नहीं दिखती। कहानी का सबसे महत्वपूर्ण नियम सामने आता है। वो सिर्फ उन लोगों को दिखाई देती है जो उस रास्ते पर अकेले चलते हैं। ये नियम राजन के अनुभव को सच साबित करता है ना? अब ये सिर्फ उसका वहम नहीं हो सकता है। हाँ, एक स्तर पर तो ये उसे सच बनाता है। ये राजन को एक तरह की राहत देता है कि वो पागल नहीं हो रहा है। उसने वही देखा जो सड़क पर अकेले चलने वाला कोई भी देख सकता था। लेकिन इसे देखने का एक और गहरा तरीका भी है। लोक कथाएं सिर्फ घटनाओं को दर्ज नहीं करती, वे डर को सामाजिक बनाती हैं। वो एक व्यक्ति के निजी खौफ को पूरी कम्युनिटी की साझा चेतावनी में बदल देती हैं। ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मतलब ये कहानी सिर्फ डराने के लिए नहीं है। नहीं, इसका एक सामाजिक कार्य भी है। ये कहानी क्या सिखा रही है? यही कि रात में अकेले उस सड़क पर सफर करना खतरनाक है। ये एक नियम बन जाता है। इस कहानी के जरिए समाज अपने सदस्यों को एक खास तरीके से व्यवहार करने के लिए नियंत्रित करता है। डर एक सोशल कंट्रोल का जरिया बन जाता है। इसके अलावा ये एक तरह का मनोवैज्ञानिक बचाव भी है। मनोवैज्ञानिक बचाव? वो कैसे? देखिए, अगर गांव में ये कहानी पहले से मौजूद है तो राजन का अनुभव अनोखा नहीं रहता। उसे ये नहीं सोचना पड़ता कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ या क्या मेरे दिमाग में कोई कमी है। नहीं, उसके पास एक तैयार जवाब है। ओ, मैंने उस औरत का भूत देखा। ये एक अज्ञात व्यक्तिगत डर को एक ज्ञात सामाजिक नाम और पहचान दे देता है। और जिस डर को हम नाम दे सकते हैं उसे काबू करना आसान हो जाता है। तो जो लोक कथा डर को सच साबित करती लगती है, वही उस डर को एक दायरे में बांध भी देती है। वाह! तो कहानी का अंत जो डर को पक्का करता हुआ लगता है, वो असल में उस डर को काबू करने का एक तरीका भी हो सकता है। ये वाकई में कहानी को एक नया आयाम देता है।
इसका मतलब है कि राजन का अनुभव उस लोक कथा को और मजबूत करेगा और आने वाली पीढ़ियों के लिए वो डर और भी ज्यादा असली हो जाएगा। ठीक समझे। ये एक चक्र की तरह है। एक अस्पष्ट डर एक अनुभव को जन्म देता है, वो अनुभव एक कहानी बनता है और वो कहानी भविष्य में दूसरों के मन में उसी डर का बीज बो देती है। हर बार जब कोई उस सड़क पर अकेले चलने से डरता है तो वो उस भूत को थोड़ा और जिंदा कर देता है। तो अगर हम इस पूरी यात्रा को फिर से देखें तो ये कमाल का है। कहानी शुरू होती है एक बाहरी माहौल से, सुनसान सड़क। ये माहौल हमारे अंदर के डर को जगाता है। फिर वो अंदर का डर एक बाहरी आवाज के रूप में सुनाई देता है, कदमों की आहट। वो आवाज का डर एक साक्षात बाहरी रूप ले लेता है, सफेद आंखों वाली औरत। और अंत में वो बाहरी रूप एक सामाजिक सच बन जाता है, गांव की लोक कथा। डर की यात्रा अंदर से बाहर और फिर वापस समाज के अंदर तक जाती है। और यही वजह है कि ऐसी कहानियां पीढ़ियों तक इतनी प्रभावशाली बनी रहती हैं। वे किसी एक संस्कृति या समय तक सीमित नहीं होती। वे हमारे सबसे सार्वभौमिक डरों को छूती हैं, अकेलेपन का डर, अंधेरे का डर और सबसे बढ़कर अनजाने का डर। ये कहानी इन सभी डरों का एक सटीक मिश्रण है और ये हमें दिखाती है कि कैसे हमारा मन और समाज मिलकर डर को एक असलियत का रूप दे देते हैं। इसने वाकई मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया है। हम हमेशा भूतों और आत्माओं को बाहरी शक्तियों के रूप में देखते हैं, लेकिन शायद हम ये नहीं देखते कि उन्हें बनाने और जिंदा रखने में हमारा अपना कितना बड़ा हाथ होता है। बिल्कुल। और यही हमें आज के अंतिम विचारोत्तेजक सवाल पर लाता है। कहानी कहती है कि भूत सिर्फ अकेले व्यक्ति को ही दिखाई देता है। तो सवाल ये नहीं है कि भूत असली था या नहीं। असली सवाल ये है, क्या अकेलापन खुद एक ऐसी जगह है, एक ऐसा मानसिक क्षेत्र है जहां डर जैसी चीजें जन्म लेती हैं और असलियत का रूप ले लेती हैं? शायद सबसे डरावनी जगह वो सुनसान सड़क नहीं, बल्कि हमारा अकेला मन है जो सन्नाटे में खुद अपनी ही डरावनी कहानियां सुनने लगता है।